शानी को जब होश आया तो वो बौखलाहट में उठकर बैठ गया। बौखलाहट की वजह शूर का इसे साबिका वाक़या याद दिलाना नहीं थी, बल्कि बौखलाहट का सबब वो अजीब कहके थे जो होश में आते ही इसके कानों में पड़े थे। इसने मुतवहिश निगाहों से इधर उधर देखा। दाएं बाएं अजीबुल खलकत बोनी मखलूक थी जिनकी शक्लों को कोई वाज़ेह नाम देना इंतहाई मुश्किल था। वो शानी की तरफ देखकर कहका लगा रहे थे। शानी को रफ्ता रफ्ता गुजरी शब का वाक़या याद आने लगा। खौफनाक भगोले की याद ने इसके रोंगटे खड़े कर दिए थे। वो कहाँ है? ये कौन सी मखलूक है? क्या वो जिंदा है या कब्र में है? सवालों का नाग फन फैलाए डसने लगा था, मगर ये कब्र नहीं हो सकती। वो तो इंतहाई तारीक गड़ा है, जबकि रोशन खुला मैदान था। इसके जिस्म का जोड़ जोड़ दर्द कर रहा था। हवा ने इसे चाबुक की तरह पीटा था। वो अपने आप में सिमट रहा था और खूबसूरत नज़रों से बोनी मखलूक को देख रहा था, जिनकी तादाद 30 से 40 के करीब थी, जो इसे खौफनाक नज़रों से देखकर हंस रहे थे। मगर इनकी हंसी भी अजीब थी। शानी का पसीने में तितर बितर वजूद काँप रहा था। वो ऐसी खौफनाक सूरत हाल का शिकार था कि कुरान पाक में से जो कुछ याद था सब भूल गया। वो कुछ बोलना चाहता था। होंठों पर पपड़ियाँ जमी हुई थी। गले में खराशों से ईंठन हो रही थी। वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। बहुत जतन करने के बाद इसके होठों से टूटे फूटे अल्फाज का खुरूज हुआ। मैं कहाँ हूँ? शानी की आवाज़ सुनकर अजीबुल खलकत मखलूक खुशी से छलांगे लगाने लगी। वो मैदान में इधर उधर भागने लगे थे। कोई उछलकर फिजा में बुलंद हो जाते थे, कोई केक कलांचे भरते दूर तक चले जाते थे। शानी की हर लम्हा डूबता हुआ साबित हो रहा था। वो बार बार थूक निकलकर खुश्क हलक को तर करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। जुबान यारे मन तुर्की ओ मन तुर्की नमी दानुम के मिस्ताक। शानी ना इनके खड़खड़ाते बर्तनों के मुशाबा जुबान समझ रहा था, ना वो शानी का कहा समझ सकते थे। शानी पर हैरतों का नुज़ूल जारी था। कुछ देर में मैदान में बड़े बड़े प्याले नमूदार हो चुके थे। ये प्याले कहाँ से और कैसे आए थे, शानी समझने से महरूम था। प्याले इतने बड़े थे कि हर प्याले में एक शख्स बासानी बैठ सकता था। बोनी मखलूक जंप लगाकर प्यालों में सवार हो रही थी। शानी फटी हुई आंखों से मंजर देख रहा था। प्याले गैस भरे गुब्बारे की तरफ फिजा में बुलंद हो रहे थे। मैदान में शानी तन्हा रह गया था। वो सर उठाए प्यालों को देख रहा था जो काफ़ी बुलंदी पर पहुंच चुके थे। हैरत की बात यह थी कि बुलंदी पर जाने के बावजूद इनका असल हुजम बरकरार था। जिस साइज़ में नीचे नज़र आए थे, इसी साइज़ में ऊपर नज़र आ रहे थे। अलबत्ता नीचे से सिर्फ सवारी दिखाई देती थी, मगर सवार नज़रों से ओझल थे। मगर कुछ देर बाद प्यालों ने पलटा खाया। प्याले उल्टे हो चुके थे। इनसे मकनातीस के चिपके हुए सवार अब वाज़े नज़र आने लगे थे। शानी की नज़रों का महबूब वही थे। वो किसी नए ड्रामे की तवक्को कर रहा था कि इसे खौफ से खड़ा होना पड़ा। प्याले ने अपनी सवारी को छोड़ दिया था। अब बोनी मखलूक का जत्था गोली जैसी रफ्तार से शानी की तरफ गिर रहा था। पुरफजा निसारपुर की सरसब्ज वादियों पर खौफ और दहशत मुसल्लत थी। यके बाद दीगरे दो अलमनाक वाक़यात ने लोगों के दिलों में वहम और वसवसों को भर दिया था। लोगों की आंखों में डर के साए दराज हो गए थे। वहशतज़दा चेहरों के साथ निसारपुर के तूलो अर्ज में लोग चिमगोइयाँ कर रहे थे। निसारपुर मुतफर्रिक सोसाइटी का इलाका था। इसे लोग अपनी अपनी बिसात के मुताबिक चासाराइयाँ कर रहे थे। 10 दिनों से असद महमूद खान का बेटा शानी गायब था, जिसकी तलाश में असद महमूद खान और पुलिस ने कोई कसर नहीं उठा रखी थी, मगर ताहाल इसका कोई खोज नहीं लगा पाया था। अभी शानी का मुअम्मा हल नहीं हुआ था कि जिन्नातों परियों का मस्कन तस्वुर की जाने वाली पहाड़ी की जड़ में सदाकत अली खान की लाश पाई गई थी। सदाकत खान को दिल के ऐन अक़ब में पीठ पर किसी नादीदा क़ुव्वत ने थप्पड़ मारा था, जिससे इसका दिल फट गया था। सदाकत खान की पीठ पर पट्टों से थोड़ा नीचे बहुत बड़े हाथ के पंजे का निशान वाज़ेह था। पंजे का साइज ऊँट के पाँव के बराबर था। गहरा नीला निशान, जिसे देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि ये आम आदमी का हाथ हो सकता है। निसारपुर के नाख्वानदा लोगों की एक ही रट थी, ये जिन्नात का काम है। इस पहाड़ी पर जिन्नातों भूतों का बसेरा है। जो भी इसके पास जाएगा मौत को मुंतज़िर पाएगा। पढ़े लिखे लोग जो जिन्नात पर यकीन नहीं रखते थे, इसे अक़दाम कत्ल करार दे रहे थे। ये वाक़या जो भी और जैसे भी हों, हालात खौफज़दा कर देने वाले थे। 3 माह में दूसरा वहशतज़दा वाक़या था। 3 माह कबल रफ़ीक शाहिद परवेज़ का मुलाजिम जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए गया था, मगर वो भटकते हुए इस पहाड़ी की तरफ जा निकला था, जहाँ इसे मौत ने दबोच लिया।
रफ़ीक को भी थप्पड़ मारा गया था। तब भी लोगों की अक्सरियत की यही राय थी कि इसे जिन्नात ने मारा, और अब भी यही बात ज़ुबान ज़दाम थी। सदाकत अली ख़ान असद महमूद ख़ान का बेहतरीन दोस्त था। असद महमूद को जहाँ इसकी नागहानी मौत का दुख था, वहीं से ये सोचकर गश आ रहे थे कि खुदा न खास्ता शानी भी इन्हीं पहाड़ियों में ना भटक गया हो। सदाकत खान की पुरस्कार मौत ने खौफ को इस कदर हवा दी थी कि आम बंदा तो क्या, अब पुलिस भी इस तरफ जाने से कतराती थी। पुलिस असद महमूद खान के स्टार पर कह तो देती थी कि हम पहाड़ियों और इसके इर्द गिर्द की तमाम जगह छान चुके हैं और मज़ीद तलाश जारी है, मगर असद महमूद को इनकी खोखली बातों में वज़न का फुकदान लगता था। असद महमूद के दोनों बेटे कामरान और अजान कोयटा से फैमिलियों के साथ घर आए हुए थे। निसारपुर में कोहराम मचा हुआ था। एक तरफ सदाकत के घर सफ़े मातम बिछी हुई थी, दूसरी तरफ असद महमूद खान के घर परेशानियों के साए दराज थे। असद महमूद खान सदाकत खान के बड़े बेटे शराफत खान को गले लगाकर बहुत देर तक रोया था। आंसुओं की बरसात में इसका अपना दुख भी रवां था। शराफत खान जब्त से काम ले रहा था। इसे घर में मम्मी और बहनों को भी संभालना था। छोटे भाइयों अयाज और एजाज ने सरतोड़ कोशिश के बावजूद अमरीका राब्ता न हो सका था। शराफत गुज़श्ता 2 माह से बिजनेस के सिलसिले में मरी गया हुआ था, जहाँ इसने कंपनी की नई ब्रांच का इफ्तिताह किया था। इंतहाई मसरूफियत में वो पहले ही भाइयों से राब्ता न कर सका था, फ़कत डैडी से हाल अहवाल पूछ लिया करता था। इसने महसूस किया था कि पुलिस इस केस में ख़ास दिलचस्पी नहीं ले रही है। जिन्नात के खिलाफ भला हम क्या कार्रवाई करेंगे? पुलिस के अल्फाज इसके कानों तक पहुँच चुके थे। ठंडे दिमाग से सोचा जाए तो पुलिस हक में जानिब थी। इन्हें किस्मत का लिखा ये अफसोसनाक वाक़या बर्दाश्त करना ही था। मम्मी पर गैशी के दौरे पड़ रहे थे और बहनें रो रो कर गार पीट रही थी। शराफत खान ने अक्ल व फरासत से काम लेते हुए तमाम इंतजामात संभाले थे। असद महमूद अपने जिगरी दोस्त को लहद में उतार कर आया तो गम से निढाल था। बेटे की गुमशुदगी का गम इसे निचोड़ रहा था। शानी पहले भी शिकार के शौक में गायब हुआ था, मगर चंद घंटों के लिए। इस बार पूरे 10 दिन बीत चुके थे। सदाकत खान की संगीन मौत ने इनके दिलों में लर्जा खेज इम्कान को जन्म दिया था कि शानी भी कहीं इन पहाड़ियों में गायब न हुआ हो। ये सोच के घर के तमाम अफराद के दिलों में जड़ पकड़ चुकी तो असद महमूद खान ने तमाम तर खतरात को बालाताक रखते हुए खुद शानी की तलाश में पहाड़ों पर जाने का फैसला किया, जिसे सुनकर इसकी फैमिली को गहरा शौक लगा था। ये क्या कह रहे हैं आप? सब कुछ जानते हुए ऐसी ही बातें कर रहे हैं? बेगम कलसूम ने हैरानी से देखा था। किंजा और मोनज़्ज़ा पापा की बात पर लर्ज गई थी। पापा, मेरे ख्याल में ये काम पुलिस को करने दे तो बेहतर रहेगा। अजान असद ने आगे बढ़कर कहा। वो पापा के साथ सोफे पर बैठ गया था। बेटा, मैं पुलिस का नोटिस ले चुका हूँ। वो कहते ज़रूर है, मगर वहाँ तक जाते नहीं। इन्हें पहाड़ों में मौत नज़र आती है। आपकी ऊपर तक पहुँच है। आप आईजी कोटा से बात करें, वो इस केस को खुद हैंडल करें। पापा, मम्मी ठीक कहती हैं। कामरा ने मम्मी की तायद में कहा। कुछ मेरी अलैक्स लैक भी है। हम इनको बरोएकार लाकर पुलिस को वहाँ भेजने पर मजबूर कर देंगे। तब तक बहुत देर हो जाएगी। मैं शानी को गंवाना। असद महमूद ने डूबते लहजे में बात अधूरी छोड़ दी। इनके लहजे की गहराई तक कर वो दुख था। वो हाथ से चेहरा ढांप कर रो पड़े थे। इंशाअल्लाह शानी को कुछ नहीं होगा पापा। बेटियों ने आगे बढ़कर इनके शानों पर हाथ रखकर इन्हें हौसला दिया। किंजा और मुनज़्ज़ा ने मम्मी के दाएं बाएं शानों से सर टेक दिए थे, जो बमुश्किल आंसू जब्त किए इनकी गाल तसल्ली अमेज़ अंदाज में थपथपा रही थी। किंजा मुनज़्ज़ा के आंसू मम्मी के शाने तर कर रहे थे। पापा, हमें अल्लाह पर भरोसा रखना होगा। इंशाअल्लाह शानी बाहिफाजत घर लौटेगा। मुझे अल्लाह पर भरोसा है बेटा, बस पता नहीं मुझसे कौन सी ऐसी गलती सरजद हुई है जिसकी सजा दी जा रही है। आज 10 दिन हो चुके हैं शानी को गायब हुए, मगर एक कोई क्लू हमारे हाथ नहीं लगा है। अल्लाह बेहतर करेगा पापा। ज़िंदगी गम व खुशी का इम्तिजाज है और आजमाइशों का तवील मैदान भी, इस मैदान में सब्र वाले ही कामयाब होते हैं। अजान ने पुरुमीद अंदाज में पापा का हाथ थाम लिया था। शायद वो पहला मौका था। बेटे बाप को तसल्लियाँ दे रहे थे। असद महमूद खान बज़ाहिर न जाने पर राज़ी हो गया था, मगर रात जब अपने जोबन पर उतरी तो इसने चुपके से अपने शिकार वाला लिबास पहना, लॉन्ग हिफाजती जूतों में पाँव डाले, रिवाल्वर होलिस्टर में ठोंस कर बाहर निकल आया। इसका रुख पुरस्कार पहाड़ियों की तरफ था। डेविड के प्लान का कामयाब आगाज़ हो चुका था। 3 माह में इंतहाई अहम इक़दाम उठाए गए थे। 9 ममालिक ने मिलकर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के इनेकाद के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। फ़िलहाल मिशन को 2 दर्जों में तकसीम किया गया था। पहला दर्जा सियासी और सफारती सतह का था, दूसरा दर्जा साइंसी इजादात की सतह का था। न्यूक्लियर रिसर्च इदारों और साइंसी इजादात के इंचार्ज डेविड जोहान्स को बनाया गया था। तय पाया कि डेविड के साथ 9 ममालिक के चीदा साइंसदान मिलकर काम को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल एक जदीद लेबॉर्ट्री मिस्टर हॉवर्ड की निगरानी में बनाई जाने लगी थी।
डेविड की तजवीज़ पर एक बैनुल-अक़वामी रिसर्च अदारे का क़याम भी अमल में लाया गया था। डेविड का ख्याल था कि इससे वो पूरी दुनिया के ज़हीन तरीन दिमागों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। डेविड की बातों और बातों पर दलाइल इतने मजबूत होते थे कि मद्दे मुकाबिल इसका कायल होकर रह जाता था। डेविड जुहांस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मिशन के एक अहम दर्जे का सरबराह था और इसराइल के अंदरूनी मामलात में भी इसका मरकज़ी किरदार था। डेविड ने इसराइली वज़ीर ख़ारजा एलन बी को एक तजवीज़ दी थी। एलन बी ने जब वही तजवीज़ सियासी और सफारती दर्जे में पेश की तो इसे फ़ौरन मंजूर कर लिया गया था, बल्कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए इस तजवीज़ को एक संग मेल करार दिया गया था। तजवीज़ के मुताबिक एक बैनुल-अक़वामी इदारा बनाया गया था जिसके करता धरता असल में यही 9 ममालिक थे, मगर इसमें शमूलियत पूरी दुनिया के ममालिक कर सकते थे। इदारे का नाम बैनुल-अक़वामी मुत्तहिदा इदारा रखा गया था। इसका बाकायदा चार्टर मुरतब किया गया था। एक ऐसा मंशूर जो ज़ाहिर में कुछ था और बातिन में कुछ और था। इसका ज़ाहिरी मंशूर बहुत रोशन चमकदार था। मंशूर के मुताबिक नंबर 1, आइंदा आने वाली नस्लों को दुनिया में होने वाली जंग की तबाहकारियों से बचाना है। नंबर 2, जो मुल्क किसी भी वजह से बाहमी तनाज़ात में उलझे हुए हैं, इन तनाज़ात का हल निकाल कर बाहमी खुशगवार ताल्लुकात कायम करके इनके दरमियान मुआशरती और मुआशी ताउन की फ़ज़ा पैदा करना है। नंबर 3, बहुत से ममालिक में इंसानों के बुनियादी हुकूक की खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी की जा रही है। मुत्तहिदा इदारा यकीन और एहतराम की राह हमवार करते हुए रंगो नस्ल, ज़बान व मजहब और जिन्स की बुनियाद पर इम्तियाज़ात के बगैर इंसानी हुकूक तस्लीम करवाएगा। नंबर 4, अक़वाम को एक दूसरे के दाखिली मामलात में मुदाखले से रोकना भी इदारा का काम होगा। मंशूर मुरतब करने के बाद ये तय कर लिया गया था कि जो मुल्क भी इस मंशूर से इत्तफाक करेगा और रुकनीत की दरख्वास्त देगा, जनरल असम्बली की मंजूरी के बाद इसे रुकने दी जाएगी। ये इदारे का रोशन और चमकदार पहलू था। दूसरे लफ्ज़ों में इंसानों का ज़ाहिरी रूप था, बातिनी रूप ही जो इंसान का असल रूप होता है, यानी मन के इंसान का असल इंसान होते हैं। अगर मन साफ़ व शफाफ हो तभी इंसानियत इस पर फ़ख्र करती है और इसे अशरफुल मखलूक़ात का लक़ब देती है। मगर ज़ाहिर साफ़ और मन स्याह हो तो वो नाम के हद तक इंसान रह जाता है, वरना इनमें और जानवरों में फ़र्क मिट जाता है। बैनुल-अक़वामी इदारे का भी बातिनी रूप कुछ और था। आइंदा आने वाली नस्लों को जंग की तबाहकारियों से बचाने की गर्ज से कौमों को इसकी तबाहकारियों से आगाही दी जाएगी। इनके लाशूर में कूट कूट कर जंग व जदल का खौफ भर दिया जाएगा। जब कौमें जंग से दूर भागने लगेंगी तब ऐसे असबाब पैदा किए जाएंगे कि पड़ोसी ममालिक एक दूसरे से ख़तरात महसूस करेंगे। जब ऐसे हालात परवान चढ़ जाएंगे तो कौमें इनकी तरफ रुजू करेंगी। यहीं पर कौमों के बाहमी तनाज़ात का हल तलाश करने के लिए मंशूर के मुताबिक वो वहाँ जाएंगे और नापसंदीदा हुकूमत को हटाकर मनपसंद हुकूमत लाएंगे। ये बात फाइनल कर ली गई थी कि इदारा जब अक़वाम आलम में मकबूल हो जाएगा और मुल्क इसकी रुकनीत हासिल करने के लिए भागदौड़ करेंगे, तब एक और कदम उठाया जाएगा। इस कदम में 2 ऐसे ज़ेली इदारे बनाए जाएंगे जो दुनिया की मईशत का धीरे धीरे कंट्रोल संभाल लेंगे और इनकी मुआवनत के लिए ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी की बुनियाद डाली जाएगी जिनका बजट तीसरे दर्जे के ममालिक के ज़्यादा होगा। दुनिया पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए धीरे धीरे घेरा सख्त करने का अमल शुरू हो चुका था। जिस बर्क रफ्तारी से बनी मखलूक शानी की जानिब गिर रही थी, इससे शानी ने समझ लिया था कि इसके जिस्म के चीथड़े उड़ने वाले हैं। वो घुटनों में सर दबाए आंखें बंद किए बैठ गया था। लरजते वजूद के साथ वो खौफनाक टकराव का मुंतज़िर था। लम्हे गुजर रहे थे, इसका दिल फटने की हद तक तेज़ रफ्तारी से धड़क रहा था। लम्हा बलम्हा टकरा जाने का खौफ इस पर हावी हो रहा था, लेकिन ये खौफ जानलेवा तसादुम नहीं हुआ। बनी मखलूक इसके सर से सिर्फ 2 मीटर ऊपर आकर यकलख्त जेट तैयारों की तरह दाएं में घूम गई थी। शानी के ख़ता होने वाले ओसान में तब जान आई जब इसने इर्द गिर्द अजीबोगरीब कहके सुने। इसने फ़ौरन आंखें खोलकर देखा तो बनी मखलूक इसके गिर्द घेरा डाले हंस रही थी। हंसने से इनकी डरावनी शक्लें कुछ मज़ीद डरावनी हो रही थी। शानी को तसल्ली अमेज़ एहसास खुशी दिला गया था कि वो जानलेवा तसादुम से बच गया है। इसने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसका ज़हन फिक्रों अंदेशों ने झंझोड़ कर रख दिया था। इसे अब तक ये पता नहीं था कि वो कहाँ है। सोचें उलट गई थी। जहन के दर पर खौफ ने ताला चढ़ा रखा था। वो कुछ भी वाज़ेह तौर से सोच नहीं पा रहा था। वो बोझिल ज़हन के साथ बैठा था। किसी एक ज़ोरदार धक्का लगा। बौखलाकर खड़ा हो गया। धक्के का मरकज़ समझने से इर्द-गिर्द देखा तो इसका दिल उछल कर हलक में आ गया। इसके सामने वही प्याला था जिसमें बनी मखलूक ने बैठकर हवा का सफ़र किया था। धक्के की वजह से प्याला देखकर समझ आ गई थी। बोनी मखलूक इसी प्याले में बैठ जाने का इशारा कर रही थी। शानी खौफज़दा नज़रों से इन्हें देख रहा था। इसके कदम ज़मीन छोड़ने पर रज़ामंद नहीं थे। बोनी मखलूक ने इसे धक्के देकर प्याले में बिठा दिया था। वह हैरान था कि इस अजीबुल खल्क़त मखलूक पर, जिनका कद इसके घुटनों के बराबर था, मगर वो जब इसे धक्का देते थे तो शानी को अपनी पुष्ट पर भारी चीज़ के टकराने का शदीद तरीन एहसास होता था। इसे ज़बरदस्ती प्याले में बिठा दिया गया था जो उसके बैठते हवा में बुलंद हो गया था। शानी नीचे छलांग लगाना चाहता था क्योंकि वो इस सवारी का सफ़र देख चुका था, मगर खौफ से इसके रोंगटे खड़े हो गए।
वो प्याले के साथ यूं चिपक गया था जैसे गूंद कागज को चिपका दिया जाए। ऊपर फजा में जिस्म को सन कर देने वाली हवाएं थी। वो डर से नीचे नहीं देख रहा था। बदहवासी में इसके मुंह से करबनाक चीखें खारिज हो रही थी, क्योंकि प्याला एकदम उलट चुका था, लेकिन वो प्याले से चिपका हुआ था। अचानक वो प्याले से अलग होकर ज़मीन की तरफ गिरने लगा। शानी को अपनी मौत साफ नजर आ रही थी, क्योंकि प्याले से आज़ाद होकर वो ज़मीन की तरफ तेज़ी से गिर रहा था। हवा की तेज रफ्तारी से इसके लिए कुछ देखना मुहाल था। हवा के तेवर से लग रहा था कि इसके जिस्म के परखच्चे उड़ जाएंगे। 5 मिनट के जानलेवा सफ़र के बाद वो धड़ाम से नीचे गिरा था। जिस रफ्तार से वो नीचे की तरफ आ रहा था, अगर इसी रफ्तार से गिरता तो यकीनन इसकी बोटी बोटी बिखरी पड़ी होती, लेकिन वो कम रफ्तार से नीचे गिरा था। फिर भी जिस्म का जोड़ जोड़ हिल गया था। गो के जिस्म के किसी हिस्से से खून नहीं निकला था, ना कोई हड्डी पसली टूटी थी, लेकिन दर्द बेतहाशा हो रहा था। वो दर्द से बिलबिला उठा था। इसकी करबनाक चीखों से बोनी मखलूक खिलखिलाकर हंस रही थी। वो शानी से खिलौने की तरह खेलते थे। शानी की शामदी आ गई थी। वो इसे फुटबॉल की तरह पाँव पर रख लेते थे। शानी के लिए हैरानकुन बात यह थी कि जब वो इसे फुटबॉल की तरह किक लगाते थे तो इसका कद दराज हो जाता था। कभी वो इसे ग्राउंड में भागने पर मजबूर कर देते थे। शानी आगे और वो पीछे होते थे। शानी को इतना दुराते थे कि सांस लेना दोभर हो जाता था। सांस इस कदर फूल जाती थी कि लगता था बेतरतीब सांसों के साथ दिल भी उछलकर हलक में आ जाएगा या फिर जिगर फट जाएगा। शानी को कई बार कई कई मील दौड़ाया गया था। इस पर अजीबोगरीब जुल्म ढाए जाने लगे थे। वहाँ बहुत बड़े गड्ढे थे, गहरे और लंबे। बोनी मखलूक उड़कर गड्ढे अबूर कर लेती थी, जबकि शानी को भगाकर छलांग लगाने पर मजबूर किया जाता था। कई बार शानी गड्ढे में गिरकर हवास खो बैठा था, मगर रफ्ता रफ्ता वो लंबी छलांगें लगाने का आदी बन चुका था। शानी इनकी कारस्तानियों से आजिज था, मगर बेबसी के आलम में वो कुछ करने से कासिर था। जब बोनी मखलूक ने देखा कि शानी कई मील भागने के बावजूद थकता नहीं और तवील घड़े से छलांग लगा लेता है, तो उन्होंने शानी के साथ बॉक्सिंग खेलना शुरू कर दी। चारों तरफ से इस पर वार किए जाते थे। इसका पूरा बदन लातों और शीर ज़रबों की जद में होता था। कभी कभी जी चाहकर वो भी किसी को मुक्का या लात जड़ देता था, जिससे बोनी मखलूक मजीद लुत्फानंदोज होती। इनके हमलों में शिद्दत आ जाती थी। जब शानी पर चारों तरफ से हमले शदीद होने लगे तो वो उछल उछल कर अपना बचाव करने लगा था। जब शानी फिरकी की तरफ घूमकर खुद को बचाता तो बोनी मखलूक खुशी से नाचने लगती। शानी को लग रहा था कि वो अब जिंदगी भर अपनी दुनिया में पलट नहीं सकेगा। वो कई बार घर वालों और घर को याद करके रोया था। शानी इस वक्त इंतहाई हैरान रह जाता जब भूख लगने पर इसके सामने अच्छे खासे मज़ेदार खाने मौजूद होते थे। हत्ता कि इसके सामने भुना हुआ गोश्त भी मौजूद रहता था। वो खाना खाकर जब हड्डी फेंकता तो इसे बोनी मखलूक उचक लेती और शानी ये देखकर वर्ता हैरत में डूब जाता कि इसकी फेंकी हुई हड्डी पुर गोश्त हो गई है। शानी जब हद से बढ़कर थक जाता तो कहीं सो भी जाता। ऐसे एक बार जब वो सोकर उठा तो चंद मिनट आंखें मसलता रहा, क्योंकि इसके सामने एक और दुनिया थी। वो हैरत के समंदर में गोते लगा रहा था, क्योंकि बोनी मखलूक की जगह दराज कद और देव हैकल मखलूक ने ले ली थी। इनकी शक्लें भी डरावनी और वहशतनाक थी। वो तादाद में भी बहुत ज़्यादा थे, ताहम वहाँ किसी गांव जैसा माहौल था। सब अपने अपने कामों में मगन थे। किसी की भी शानी की तरफ तवज्जो नहीं थी। शानी डरते डरते इधर उधर घूमने लगा। वो खुदरी ज़मीन थी, यहाँ बड़े बड़े पत्थर भी थे और नाकाबिले शनाख्त दरख्त भी। शानी देवहकल ड्रोनी मखलूक को बढ़ते हुए देखकर एक तरफ समट जाता, ताहम वो शानी को बिना कुछ कहे गुजर जाते थे। शानी चलते चलते एक जगह पहुंच गया। वहाँ इसके लिए एक और हैरान कर देने वाला मंजर मुंतज़िर था। वहाँ एक पुख्ता तख्त बना हुआ था। तख्त पर कोई बैठा हुआ था। वो इंसानी शक्ल से मुशाबा था और इसके सामने राहल खुली हुई थी। शानी इसे देखकर आबदीदा हो गया। इसे पहली बार एहसास हुआ था कि वो किसी इंसान को देख रहा था, जिसके चेहरे पर सफ़ेद घनी दाढ़ी थी और वो कुरान पाक पढ़ रहा था। शानी तेज़ कदमों के साथ वहाँ पहुँचा। अस्सलामुअलैकुम। करीब पहुँचते इसने बेख्तियार सलाम किया था और जवाब पाकर वो खुशी से नाच उठा था। वालेकुम अस्सलाम। शानी को खुशी से चुप लग गई थी। कोई सवाल कोई बात इसके थरथराते लबों के हद के पार नहीं हो रही थी। तुम इंसान और यहाँ? शानी के कानों में हैरत में डूबी आवाज़ पड़ी। जी जी, आप कौन? मैं कहाँ हूँ? वो मुश्किल कह पाया था। कई दिनों के बाद वो बोला था। खुद अपनी आवाज़ इसे अजनबी महसूस हो रही थी। अल्फाज का मफहूम इसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है। मैं तो जिन हूँ और तुम इस वक्त जिन्नात की बस्ती में हो। शानी ने जो कुछ सुना था वो किसी ताकतवर बम फटने से कम नहीं था। इसे पांव तले से ज़मीन निकलती महसूस हो रही थी। जिन्नात जनाब? हाँ, तुम जिन्नात के जिंदान में असीर हो, मगर डरो नहीं, यहाँ बैठ जाओ। बूढ़े जिन्ने से प्यार से तख्त पर बिठा दिया था।
जिनके सामने कुरान मजीद खुला हुआ था और वो सूरह जिन पढ़ रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? जी शानी। चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद शानी को अपना नाम याद आया था। पाकिस्तान के रहने वाले हो? बूढ़े जिन के सवाल पर शानी ने इसे परेशान नजरों से देखा था। इसे खामोश पाकर जिन बोला, इंडिया या फिर बांग्लादेशी हो? मैं पाकिस्तानी हूँ। क्या हम इस वक्त पाकिस्तान में हैं? हम पाकिस्तान में नहीं हैं, बल्कि हम इस वक्त फ़लस्तीन की मुक़द्दस फ़ज़ाओं में हैं। इस पर शानी को लगा जैसे इसके सर पर पूरा पहाड़ गिर पड़ा है और वो नीचे दबकर रेजा रेजा हो चुका है।